चलो, तो कल मैं आप लोगों से थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन की बात की थी, वहीं से बात को दोबारा शुरू कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि एरर्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक वन साइडेड एरर और एक टू साइडेड एरर्स। ठीक है, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। इसके मैंने कल दो एग्जांपल लिए थे, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एक में मैं लिख रहा हूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, मैं नाम कुछ भी लिख दूंगा, फ्रॉम एक्स फॉर ₹30,000 रिकॉर्डेड एज 3,000। और एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹30,000 posted as 3,000, posted as 3,000। ठीक है, एक बार पढ़ने पर ऐसा लगता है दोनों एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली मैंने जो डिफरेंस दिया है वो यूं दिया है, वहां लिखा है रिकॉर्डेड एज 3,000 और नीचे वाले में लिखा है पोस्टेड एज 3,000। अब मैंने आप लोगों को बहुत पहले परचेज बुक कराया था, तो परचेज बुक के साथ अब मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने आपको जब परचेज बुक कराया था तो मैंने उसके साथ आपको लेजर पोस्टिंग कराई थी या नहीं कराई थी। शायद नहीं कराई थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पर वैसे कोई ऐसी टेढ़ी बात नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। यानी कि ये हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा, कि ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है जिसको पोस्टिंग कहते हैं, या फिर अगर हम उसे थ्योरेटिकली बोले तो क्लासिफाइंग बोलते हैं, कि हम अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई कैश अकाउंट की, परचेज अकाउंट की, राम श्याम अजय विजय, इन सब लेजर्स की जो जो एंट्री है वो अलग अलग लेजर्स में पोस्ट हो जाती है। और जब लेजर्स में पोस्टिंग हो जाती है तो लेजर्स का सीडी बैलेंस निकालकर बीडी बनाकर हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी कि जो भी हमारे बैलेंसेस निकलते हैं उन सबको हम लोग एक तरह से एक समरी बनाते हैं और वो समरी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एरर्स की। अब एरर्स जो है वो रिकॉर्डिंग के वक्त भी हो सकते हैं, पोस्टिंग के वक्त भी हो सकते हैं, टोटलिंग के वक्त भी हो सकते हैं। मान लो हम लेजर का टोटल करके
बैलेंस निकाल रहे हैं तो उसको टोटलिंग कह सकते हैं, कि हम उसकी टोटलिंग या बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो गलती किसी भी लेवल पर हो सकती है, रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग या टोटलिंग। अगर गलती रिकॉर्डिंग पर ही हो गई, मतलब इसी लेवल पर हो गई, तो इसका क्लियर मतलब है कौन आ रहा है? अटेंड करना वहां से। हेलो, अच्छा इधर ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे पॉज होगी? और वही रिकॉर्डिंग। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था, अब जैसे ये परचेज बुक है, अगर आप एक जर्नल बनाते हो, अगर आप एक जर्नल बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप बनाते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, या आप बनाते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, ये आप जर्नल बनाते हो तो आप इनकी साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी करते हो। उसके लिए आप एक परचेज अकाउंट बनाओगे, एक कैश अकाउंट बनाओगे, एक एक्स का एक वाई का। और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्स हमारा एक क्रेडिटर बनेगा, वाई हमारा एक क्रेडिटर बनेगा, यानी कि मेरी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जब मैं किसी से गुड्स उधार में खरीदूंगा। जैसे मैंने एक्स से गुड्स उधार में खरीदे, वाई से गुड्स उधार में खरीदे, तो वो मेरे क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर बन गए, इसका मतलब क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ये इसकी प्लस साइड है और ये इसकी माइनस साइड है। ये हम मॉडर्न अप्रोच में बहुत पहले ऐसे बहुत जगहों पर देख चुके हैं कि एक असेट का जो लेजर होता है वो डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से कम होता है। तो ये दोनों रूल्स बार बार आपके यूज होते रहेंगे, चाहे किसी भी लेवल पर, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, मगर मैं ये रूल्स यूज करूंगा ही करूंगा। और आप में से जिसने भी मेरे से ज्वाइन किया इसके बाद और उसको ये सब कुछ उस टाइम मैंने नहीं कराया, तो ये सब मैं बाद में अलग से रिवाइज करा दूंगा। वैसे मैं यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मेरी आपको पूरी क्लासेस वो वाली मिल जाएंगी, बट मैं वैसे अलग से क्लास भी ले लूंगा। मगर पहले मैं फ्लो में थोड़ा कोर्स के चैप्टर्स करूंगा, तो उसमें जहां जहां बीच में यूज आएगा वहां थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन अलग से क्लास जो है वो बाद में सबको दे दूंगा बेशक, क्योंकि सबने ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन किसी ने भी नहीं ली। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो जो सामने खड़े होते हैं वो ऑफलाइन में ही आपके ज्यादा क्लियर होंगे। तो मैं किसी दिन अलग से क्लास लूंगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लास उसको आप कह सकते हो। तो मैं अभी ये कहना चाह रहा था कि एक्स मेरी एक लायबिलिटी बन गया, वाई भी मेरी एक लायबिलिटी बन गया, और मान लेता हूं मैं अमाउंट यहां पर मैं 30,000 मान लेता हूं, और यहां पर मैंने 40,000 की ट्रांजेक्शन ली है। तो ये मेरी 30,000 से लायबिलिटी बनी है और ये मेरी 40,000 से लायबिलिटी बनी है। परचेज अकाउंट में लिखेंगे 2x 2y, 30,000 और 40,000। मतलब मैं आपको उस वक्त कहता था परचेज डेबिट हुआ x की वजह से, तो हम परचेज की डेबिट साइड पे 2x लिखते थे। परचेज डेबिट हुआ y की वजह से, तो परचेज की डेबिट साइड पे 2y लिखते थे। ठीक है, ऐसे ही x क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से, y क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से। मतलब हमने y को लायबिलिटी क्यों बनाया? क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज किए।
तो बोलूंगा ये ना कि y क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से, x क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से, तो x के अकाउंट में नाम आएगा परचेज का, y के अकाउंट में नाम आएगा परचेज का, लेकिन परचेज के अकाउंट में नाम आएगा x का। परचेज का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ ये लिखना होता है, कितनी अमाउंट से हुआ वो तो मैं अमाउंट में लिखूंगा ही, लेकिन उसकी वजह तो मैं यहां लिखूंगा। तो परचेज डेबिट टू x, परचेज डेबिट टू y, ऐसे ही x क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ परचेज, y क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ परचेज। तो ये तो हमने पहले सीखे थे लेजर, उनकी बात कर रहा हूं मैं। मगर जब हम परचेज बुक बनाते हैं, जब हम लोग परचेज बुक बनाते हैं, तो परचेज बुक के अंदर जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले जब सब्सिडरी बुक्स कराया था तब बताया था कि कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनती है कैश बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए बनती है परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए बनती है सेल्स बुक, और परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, क्रेडिट परचेज की रिटर्न्स के लिए परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल की रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, और बाकी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल ही बनती है, उसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, पर वो सारी अदर ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। बट कैश के लिए क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज की रिटर्न, क्रेडिट सेल की रिटर्न, इनके लिए अलग अलग बुक्स बनती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर मतलब गुड्स खरीदे और बेचे, बस यही काम बार बार करते रहते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा कमाते हैं, मगर गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो यानी कि आप ये मान के चलो ये हमारी एक रूटीन वर्क है कि माल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो हम खरीदते भी रहेंगे बेचते भी रहेंगे। तो यानी कि एक महीने के अंदर हो सकता है परचेज की ही 20 ट्रांजेक्शन हो, सेल की 200 ट्रांजेक्शन हो एक महीने में। मैं बहुत कम बोल रहा हूं, कभी कभी जब आप किसी दुकान पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि एक दिन में ही 200 ट्रांजेक्शन हो जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दुकान खुली है, तो कस्टमर आएंगे माल खरीदेंगे, तो दुकानदार तो बेच ही रहा है ना। तो हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक, जब सीजन का टाइम होता है, लोग कहते हैं कि यार हमारे को टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का भी। इसका मतलब एक ही दिन में अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे आज कम से कम हमारे 500 अलग अलग कस्टमर्स आए और हमने उनको गुड्स बेचे एक ही दिन में। तो 30 दिन का आप हिसाब लगा लो, अगर 30 के 30 दिन ऐसे ही निकल गए तो कितनी सारी ट्रांजैक्शन होगी। तो उन सबके लिए जर्नल नहीं बनाते, तो उनके लिए अलग से बुक्स बनती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक। ये इसलिए बनती है क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है ना। तो वो करते क्या है, जैसे ये मैंने एक्स और वाई की परचेज टोटल करी कितनी 70,000, तो मैं परचेज के अंदर इकट्ठा 70,000 ही लिख दूंगा डेबिट साइड पे, और यहां पर लिख दिया जाता है टू परचेज बुक। मतलब हम इधर टू परचेज बुक डालकर एक ही अमाउंट डाल देते हैं इकट्ठी। इसका मतलब है पूरे महीने की परचेज इकट्ठी डाल दी, पूरे महीने की परचेज 30 दिन के अंदर। जैसे मान लेता हूं मैं जनवरी की परचेज बुक है, तो जनवरी के अंदर जितनी भी परचेज हुई होगी, मान लो 2 जनवरी को, 20 जनवरी को, 5 जनवरी को, 8 जनवरी को, सारी जोड़कर उसकी टोटल परचेज एक ही बारी में चली जाती है परचेज अकाउंट में, और कैश परचेज डायरेक्ट आ जाती है। वैसे ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि रियल लाइफ के अंदर जो गुड्स खरीदते हैं ना, वो कभी भी ना कैश परचेज करते ही नहीं है। जिनका रेगुलर माल आता है ना, वो यही आता है, फोन पे ऑर्डर लिखवा दिया, हाँ भैया ये इतना 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 ये भेज दो। फिर जब माल आता है उसकी पेमेंट कुछ दिनों बाद होती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होती है। तो आप देखोगे कि बिजनेस के अंदर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ज्यादा होती है, कैश परचेज और कैश सेल कम होती है, क्योंकि बिजनेस कई लोगों का सारा उधार पे ही चलता है, ठीक है, बाद में पेमेंट आती जाती है। तो इसलिए परचेज बुक के अंदर 20 ट्रांजेक्शन है, आपने उन सबका टोटल करा इकट्ठे डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल पार्टी है एक्स, इसको तो मुझे क्रेडिटर बनाना है ना अपने बुक्स में। तो मैं क्या करूंगा,
कि मैं एक्स के अंदर ये 30,000 यहां पे डालूंगा बाय परचेज के नाम से 30,000, और इधर डालूंगा बाय परचेज के नाम से 40,000। यानी कि ये 30,000 की एंट्री यहां, और सॉरी ये 40,000 की एंट्री यहां। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक का टोटल चला गया परचेज अकाउंट में, एक्स का इंडिविजुअल अमाउंट गया एक्स के लेजर में। मतलब ये एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम है, तो ये उसका दूसरा इफेक्ट है। मतलब परचेज हुई है तो ये वाली चीज परचेज अकाउंट में तो जाएगी जाएगी, एक्स के अकाउंट में भी जाएगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट भी तो हुआ होगा। तो अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो एक्स क्रेडिट भी हो रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने 70,000 का टोटल यहां डाल दिया, 30,000 का लायबिलिटी ये बना दी, 40 की ये बना दी। तो यानी कि मेरी बुक्स में जो ये 70,000 डेबिट हुआ है उसके अगेंस्ट 70,000 क्रेडिट भी हुआ है अलग अलग अकाउंट में मिला के। ठीक है, ये तो थी एक सिंपल परचेज बुक की बात। अब बात करता हूं मैं अपनी इस एरर की। पहले बात करता हूं इसकी, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। 30,000 के गुड्स खरीदे थे, पोस्ट करते वक्त 3,000 रुपए के दिखा दिए। तो उसका मतलब है कि यहां पे 3,000 रुपए दिखाए हैं मैंने पोस्टिंग के वक्त। इस बात का मतलब है कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट करते वक्त 30 का 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक में गलती नहीं हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है। रिकॉर्ड तो 30 ही हुआ। तो स्टूडेंट कहेगा सर अगर रिकॉर्ड 30 हुआ है तो इसका मतलब है 30 और 40 70, तो मतलब परचेज अकाउंट में तो 70 ही गया होगा, क्योंकि परचेज में तो इसका टोटल जाता है ना। लेकिन जब आप इस 30 को यहां डाल रहे थे तो आपने 3 डाल दिया। इसका मतलब है इस एरर को मैं बोलूंगा वन साइडेड एरर। इसको वन साइडेड एरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गलती मुझसे एक जगह पे हुई है, यानी कि मैंने एक्स को कम क्रेडिट किया, ये वन साइडेड गलती है। मतलब परचेज सही हुआ, यानी कि इसकी अगर मैं इसकी जर्नल बोलूं ना तो इसको समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे कि परचेज तो ये हुआ और एक्स में 3 पोस्ट हो गए, उसको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं ऐसे। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, या तो इधर भी 3 लिखेगा फिर, या फिर इधर भी 30 लिखेगा। सर नीचे परचेज में 70,000 ही लिखेगा या वो लिखेगा? मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं इतनी सारी बात यही बताने के लिए कर रहा था कि रियल लाइफ में क्या होता है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है। अब मान लो कि 20 लोगों से मैंने माल खरीदा पूरे महीने में, तो उन 20 का टोटल जो है ना, मान लो मेरी टोटल परचेज, अब मैं रियलिटी में बोलता हूं कि मेरी टोटल परचेज एक महीने की 70 लाख रुपए की हुई है, तो मैं ये 70 लाख इकट्ठे डाल दूंगा परचेज अकाउंट में, मतलब उसका टोटल ग्रैंड टोटल जो भी होगा। तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैंने एरर ये की है तो ये गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसका टोटल डाला और ये जो अमाउंट है ना ये मैंने कस्टमर के अकाउंट में इंडिविजुअल डाले, एक्स में अलग डाला, वाई में अलग डाला, जेड में अलग डाला। और अगर मैंने इसी महीने में एक्स से 2-3 बार माल खरीदा होगा तो एक्स को के अंदर 2-3 बार डालूंगा, जब जब माल खरीदूंगा तब तब डालूंगा डेट वाइज। जैसे ये 2 जनवरी को हुआ, ये 10 जनवरी को हुआ, ये 4 मतलब 14 जनवरी को हुआ, 15 जनवरी को हुआ, जो भी डेट्स पे हुआ। तो अगर एक्स से मैंने एक महीने में 3 बार माल खरीदा तो मैं उसके अकाउंट में भी 3 बार डालूंगा। तो वो 3 बार
जब मैं डाल रहा था, पोस्ट कर रहा था, तो पोस्टिंग के वक्त मैंने 30 का 3 कर दिया। इसका मतलब है ये 30,000 यहां पहुंचा 3,000। और ऐसी गलतियां आपने भी बहुत बार की होंगी। अगर आप अपना वो टाइम याद करो ना, जब जर्नल से लेजर पोस्ट किया था, तो कई बार होता है कि स्टूडेंट एक तरफ सही डाल रहा है, दूसरी तरफ गलत डाल रहा है। ऐसा ये बहुत कॉमन है। मतलब ये मैं कोई अलग से अभी मैं बना के बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा सर ऐसे थोड़ी ना कोई कर देगा, या तो दोनों तरफ 3 लिखेगा या तो दोनों तरफ 30 लिखेगा। भाई अगर मैंने एक 30 को 3 सोचा, तो मैंने दोनों तरफ, यानी कि आप कहोगे सर फिर तो यही बात हो गई, रिकॉर्डेड एज 3,000 मतलब यहीं पे 3,000 रिकॉर्ड कर लिया, फिर तो ये 2 साइडेड एरर है। इसका मतलब है परचेज में भी गलत गया है और एक्स में भी गलत गया है, यानी कि असल परचेज जो है, इसका मतलब है मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैंने ना माल तो खरीदा 30,000 रुपए का, मगर बुक्स में जब मैंने चीज को रिकॉर्ड किया तो मैंने उसे 3,000 से कर दिया रिकॉर्ड। इसका मतलब है स्टार्टिंग से ही गड़बड़ कर दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि परचेज में भी गलत हो गया और एक्स में भी गलत हो गया। इसका ना दोनों तरफ गलती हो गई, डेबिट में भी गलती हो गई, क्रेडिट में भी गलती हो गई। इसलिए इस एरर को 2 साइडेड एरर कहा जाता है, या ऐसी कोई और एरर। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, बट ऐसे एग्जांपल में 2 साइडेड एरर बोलते हैं। हाँ बोलो, आप क्या कहते हैं? सर जैसे उसने पहले से ही गलती करी है, जब वो बाद में लेजर में पोस्ट करेगा तो उसको बाद में क्या पता चलेगा उसने गलती करी है? पता चलता है तब जब सामने वाली पार्टी को मैं 3,000 रुपए दे रहा हूँ, वो कहेगा 3 क्यों 30, तो हम कहेंगे हमारी किताबें तो शो कर रही हैं कि आपको हमने 3,000 देने हैं। तो वो कहेगा देखो मेरे पास बिल है। भाई बिल तो मैंने आपको 30 का दिया है, तो अगर मैंने 30 का बिल दिया है और आपने उस मतलब उसकी जो डुप्लीकेट बिल होता है उस पर साइन करके रिसीविंग लेते हैं ना, जैसे मेरे पास अगर उधार में माल आता है तो 2 बिल आते हैं, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल बिल मैं रखूंगा, डुप्लीकेट पे मैं साइन करके सामने दे दूंगा। इसका मतलब है कि उसके पास भी एक प्रूफ है कि उसने मेरे को इतने का माल दिया है, तो कल को पेमेंट भी तो लेनी है उसने। अब जब वो पेमेंट लेगा तो वो अपने बिल से टैली तो करेगा ना कि भाई इतने का माल गया, इतने की पेमेंट आ गई, बात खत्म हो गई। गलती मुझसे हुई है, या मैंने अगर अपने पास एक अकाउंटेंट रखा हुआ है तो उस अकाउंटेंट से गलती हुई है, तो वो थोड़ी ना गलत कर रहा है। मैं जब उसको पेमेंट करूंगा तो गलती पकड़ में आ जाएगी। यानी कि अकाउंट्स में की हुई गलती सूनर और लेटर पकड़ में जरूर आती है। वो बात अलग है कि 4 दिन बाद आई कि 40 दिन बाद आई, ये नहीं बता सकते। मान लो उस बंदे से मैंने हिसाब किया ही नहीं, महीनों हुए, तो महीनों बाद जब करूंगा तब वो गलती पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि मैं उसे पेमेंट कम दूंगा, वो कहेगा कि आपकी तो ज्यादा बनती है। फिर वही बात आ जाएगी कि गलती उस वक्त पकड़ में आएगी जब मैं उसके साथ हिसाब करूंगा, पेमेंट होगी। और जब तक नहीं होगी तब तक वो मेरे को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। तो ये गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ऑन द स्पॉट मुझे नहीं पता चलेगा, मैं तो 3,000 की पोस्टिंग भी कर दूंगा और सब कुछ कैरी ऑन कर लूंगा, लेकिन ये गलती पता तब चलेगी जब पेमेंट का टाइम आएगा। तो मिस्टेक कभी ना कभी पकड़ में आती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो एग्जांपल मैं बता रहा था, ये सिर्फ ये समझाने के लिए था। यही मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, बट पहले पिछली क्लास में थोड़ा डेबिट क्रेडिट की बातें ज्यादा हो गई थी, तो ये लास्ट के 10 मिनट में हुआ था। तो एक तरह से पूरी क्लास पिछली वाली ही रिपीट की है मैंने अभी तक। लेकिन यह है कि जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी उनको हो सकता है कि आज उस क्लास से, मतलब कल वाली क्लास से बेटर समझ में आ गया हो बात को, या फिर समझ तब भी आ गई थी लेकिन और थोड़ी सी जो छोटी मोटी कंफ्यूजन होती है वो दूर हो गई होंगी। और जिन्होंने नहीं की थी उनको भी समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं क्लास आज की भी अपलोड करूंगा और लास्ट क्लास भी अपलोड करूंगा, तो आप उसे एक बार जरूर देखना दोबारा, तो आपको आएगा। नहीं तो मैं अगली क्लास में फिर बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हाँ, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर में ये तो थी, एक सेकंड,
देखो अक्सर जब टीचर किसी को रेक्टिफिकेशन समझाते हैं तो वो स्टूडेंट से ये कहते हैं कि आप एक तरफ, जैसे मैंने आपको बीआरएस के टाइम पर बोला था ना कि एक तरफ कैश बुक सोचो, एक तरफ पासबुक सोचो, इसी तरह से बताया था। उसी तरह टीचर्स कहते हैं कि एक तरफ आप सोचो करेक्ट एंट्री कि होनी क्या चाहिए थी, एक तरफ सोचो कि हुई क्या, ये होनी थी, ये हो गई। फिर उसके बाद आपने फाइनल कंक्लूजन में देनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, और टीचर को आपसे डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री चाहिए होती है। मतलब टीचर कहता है ये तो रफ वर्क है जो आप अपने मन में करो या रिटर्न में करो, मुझे इसको देखना नहीं है, मुझे तो आंसर चाहिए सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री। मतलब आज क्या किया जाए जिससे कि ये गलती करेक्ट हो जाए, टीचर को वो एंट्री चाहिए। यानी कि हमको एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी होती है, और वो आपको हमेशा मतलब एक तरह से एक सेंटेंस की फॉर्म में बताएगा कि मुझसे क्या हो गया, होना क्या था, क्या हो गया, अब आप बताओ कि अब क्या करूं ताकि वो गलती ठीक हो जाए। ठीक है, ये इस चैप्टर का बेस है। इसमें मैंने नया कुछ नहीं सिखाना, सब पुरानी बातों का एक मिक्स मैच डिस्कशन होना है। मतलब इसमें सही मायने में अगर एग्जैक्ट बोलूं ना तो बिल्कुल सामने आ जाता है कि किसको डेबिट क्रेडिट कितना आता है, एग्जैक्टली बोलूं तो। और स्टूडेंट को भी समझ में आता है कि यार मेरे को अभी तक ना कुछ नहीं आता मैं ना सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मगर जब बातों को घुमा कर दिया जाएगा ना तो मेरे को बात ही समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना आया है और आप कितनी जल्दी से पकड़ लोगे। लेकिन यह है कि एक दो क्लासेस के बाद ना सब बात 80-90% पकड़ लेते हैं। उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन करोगे तो किसी एक आध पॉइंट में दिक्कत आएगी। और 6-7 मतलब हर क्वेश्चन के अंदर 6-7 पार्ट्स होते हैं, 7 या 8 पार्ट्स होते हैं, मतलब ABCDEF। तो वो अगर 6 पार्ट्स होंगे 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन देता है टीचर। मतलब वो 6 अलग अलग गलतियां हैं, तो 6 में से 5 तो स्टूडेंट से हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि सर 10 क्वेश्चन करे ना, सब में एक जैसी बार बार आ रही है, तो ये तो अब आदत हो गई है। मतलब अगर ये लैंग्वेज है ना तो इसमें पता है कि ये गलती हुई है, तो बस स्टूडेंट उसकी अमाउंट वगैरह अपने आप कर लेता है सब। लेकिन कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, उसमें एक्चुअली डेबिट क्रेडिट कितना क्लियर है वो भी मैटर करता है, और कितना आपको इंग्लिश समझ में आती है ये भी मैटर करता है। बहुत बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक होती है वो फंस जाते हैं इसमें बहुत बुरी तरह। अगर वो उसकी बात ही नहीं समझ पाए तो बस फिर वो मतलब उल्टा निकलता है, और वो बता कुछ और रहा होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री तो 100% गलत ही बनेगी, क्योंकि आपने बात का मतलब ही गलत समझ लिया। अब वो मतलब अगर आप सही समझते, यानी कि इसके एक एक वर्ड को हमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पूरी गलती बताएगा, और एक भी जगह आपने मतलब गलत निकाला तो समझ लो सब गड़बड़ हो। मैं अभी एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत सारे, तब देखना। तो सर इसमें आंसर एक लाइन में देना होता है कि इसकी भी कोई एक एंट्री देनी होती है, एक एंट्री, जनरल एंट्री टाइप? जनरल एंट्री। मतलब मैं अब जैसे मैंने असाइनमेंट का एक पेज खुलवाया था खास क्लास में, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। तो इस पेज नंबर 10 के अंदर, पेज नंबर 10 में जैसे ये मैंने 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये 8 एक तरह से 8 गलतियां हैं ये जो आपके सामने है, और हर गलती की मैंने एक तरह से करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के लिए स्पेस दे रखा है। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के लिए कुछ लिखो मत अभी, सिर्फ देख लो देख लो। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के लिए मैंने स्पेस बना रखा है ऐसे जैसे मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे है, मतलब अगले पेज पे मैंने डायरेक्ट इसकी एंट्री दी हुई है, रेक्टिफाइंग एंट्री। टीचर को ये चाहिए होता है आपसे, जो मैंने अगले पेज पे दे रखा है। यानी कि टीचर कहता है ये गलती पढ़ो और सीधा बताओ कि इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री।
मतलब आई डोंट वांट करेक्ट एंट्री फ्रॉम यू, आई डोंट वांट रॉन्ग एंट्री फ्रॉम यू, आपको सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री देनी है. व्हाट शुड बी, मतलब व्हाट शुड बी डन राइट नाउ टू करेक्ट द मिस्टेक, आपको बस वो एंट्री देनी है. लेकिन स्टूडेंट कहता है सोचना तो मुझे पड़ेगा, पहले मैं सोचूंगा, मैं कोई इतना एक्सपर्ट थोड़ी ना हूं कि मन ही मन में पढ़ के अपने आप कर लूंगा. तो टीचर्स तो कर लेते हैं, उनको तो लिखना भी नहीं पड़ता, वो तो पढ़ते पढ़ते ही कर देंगे कि इसकी ये होगी. स्टूडेंट देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आई, आप बता भी गए, तो उनको तो आदत हो गई, वो तो 100 बार कर चुके, आप भी कर लोगे, आपको भी हो जाएगी. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, ये करना क्या होता है, बस यही है मेन चीज. परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, तो आप सबको पता है कि एंट्री होती है परचेज टू एक्स 30,000, यानी कि हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये. बट वो कह रहा है रिकॉर्डेड एज 3,000. इसका मतलब है परचेज टू एक्स में ना हमने गलती से 3,000 कर लिया, मतलब ये होना था, ये हो गया. साफ दिख रहा है कि परचेज भी कम डेबिट हुआ है, एक्स कम क्रेडिट हुआ है. तो कोई भी होगा वो ये कहेगा कि सर एक काम करो, परचेज को 27,000 से और डेबिट कर दो और एक्स को 27,000 से और क्रेडिट कर दो, गलती ठीक हो जाएगी. तो टीचर को डायरेक्ट आपसे ये एंट्री चाहिए, परचेज टू एक्स 27,000 दैट्स इट. और नीचे नरेशन में हर बार ये लिख देना है बीइंग नेसेसरी करेक्शन डन या बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट. और अगर पूरा सेंटेंस लिखना चाहो तो फिर पूरी मिस्टेक ही आपको उतारनी पड़ेगी. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 30,000 रिकॉर्डेड एज 3,000 नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे लिखना पड़ेगा. उसकी बजाय बस इतना ही लिख दो बीइंग नेसेसरी करेक्शन डन, और हर एक में यही नरेशन चलती रहेगी, आपको कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वही बात है, मैं कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि सर इसमें मैं ना 1 साइडेड 2 साइडेड सोचने की क्या जरूरत है, सीधा मुझे बात समझ आ गई, मैं एंट्री बना रहा हूं, तो इसमें क्या गलत हो गया. और सही भी है, मतलब ये तो थ्योरेटिकली बताने का तरीका है, पर जब स्टूडेंट करते हैं या टीचर्स करते हैं तो टीचर्स भी कहते हैं मैं भी नहीं सोचता कि 1 साइडेड 2 साइडेड है, मेरे को बस बात समझ आ गई, मैंने कर दिया, मतलब मैंने मन में सोच लिया ये होना था, ये हो गया, अब क्या होना चाहिए. हाँ, बस ये बात मैंने पिछली क्लास में बोली थी कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को ये वाली बात बोल रहा था कि 1 साइडेड एरर के अंदर या तो हमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ता है या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है जब हम रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ एक गलती हुई है, और एक गलती का मतलब है कि या तो डेबिट में हुई है या तो क्रेडिट में हुई है. तो अगर मैं किसी डेबिट की गलती को ठीक कर रहा हूं तो मेरे पास अगर क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे एंट्री को कंप्लीट बनाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट उसकी जगह लिखना पड़ता है, ताकि समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, मतलब कुछ डेबिट हुआ उसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट हुआ, मतलब एक कंप्लीट एंट्री इसी को कहते हैं. तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट को फिल कर देते हैं वहां पे, ठीक है. मतलब आप इसको कह सकते हो कि मेरे पास क्रेडिट करने के लिए यहाँ कुछ नहीं था, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया. यहाँ मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया. क्रेडिट तो मैं उसे करूंगा जो मिस्टेक मुझे रेक्टिफाई करनी है, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप मेरी बात बेटर समझ पाओगे. परचेज टू एक्स 30,000 ये मेरी करेक्ट एंट्री है. अब यहां पे हुआ क्या है, पोस्टेड एज 3,000, जब ये लिखा जाता है ना पोस्टेड एज 3,000, इसका क्लियर मतलब परचेज बुक से है कि परचेज बुक जिसने ढंग से करी होगी उसको पता है कि पोस्टिंग का मतलब होता है